एग्जाम्पल, स्टीफेंस लॉ। ये है आर रेडियस का स्फीयर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है 2r रेडियस का स्फीयर 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इन दोनों के इमिसिव पावर, उनका रेशियो बताना है। फाइंड रेशियो ऑफ फर्स्ट इमिसिव पावर एंड सेकेंड इमिसिव पावर्स हो गया E1 बाई E2, इमिसिव पावर का रेशियो, और रेडिएशन पावर इमिटेड का रेशियो। ये दोनों आपको बताने हैं ऊपर वाले दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। तो याद करिए, सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इमिसिव पावर लिखते थे स्टीफेंस लॉ सिग्मा टी टू दी पावर 4। तो यदि मैं बात करता हूँ E1 बाई E2, तो क्या हो जाएगा? E1 टू दी पावर 4 अपॉन T2 टू दी पावर 4। E1 कितना? 27 प्लस 273 टू दी पावर 4 अपॉन 127 प्लस 273 टू दी पावर 4। यहाँ से कितना आ गया? E1 बाई E2 300 बाई 400 टू दी पावर 4। (81 by 256). याद करिए, आपको एक और फॉर्मूला पता है, इमिसिव पावर 1 by A dq by dt सिग्मा टी टू दी पावर 4। तो यहाँ से dq by dt एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये भी तो हो गया पावर, इसको रेडिएशन पावर कह देते हैं, ये सिग्मा टी टू दी पावर 4। तो जब इनका रेशियो लिखेंगे, ए के बदले देखिएगा ध्यान से 4πr² सिग्मा टी टू दी पावर 4। स्फीयर के लिए सरफेस एरिया dq by dt 1 अपॉन dq by dt 2। ये रेशियो क्या हो जाएगा? r² बाई, देखिए ध्यान से, r² बाई 2r² इंटू 300 बाई 400 टू दी पावर 4। ये हो जाएगा 1 बाई 4 इंटू 81 बाई 256। चेक करिए, ये दोनों रेशियो यदि आपके समझ में आए तो बड़ी खुशी की बात। सर, हाँ बताइए। सर एमिशन और एमिसिव पावर एक ही बात होती है ना? इमिशन, इमिसिव पावर, इमिसिविटी,
रेडिएशन पावर। चलो अब बताओ इमिशन का क्या मतलब। जो एनर्जी ब्लॉक के पास है उसका बाहर आना, इसमें कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है। इमिसिव पावर का क्या मतलब, इमिसिव पावर E बराबर सिग्मा T टू द पावर 4। इमिसिविटी का क्या मतलब, इमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट, इमिसिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और रेडिएशन पावर का क्या मतलब, dq by dt a into e, a into सिग्मा T टू द पावर 4। अंतर करो, क्या ये सारे पता चले आपको क्या किसका मतलब है। इमिशन मतलब, इमिशन इज एन इवेंट। इमिशन वर्ड किसी फॉर्मूले के लिए नहीं है, इमिशन वर्ड एक इवेंट को कहते हैं। और इमिसिव पावर उस इवेंट से एसोसिएटेड एक क्वांटिटी है, इमिशन से एसोसिएटेड क्वांटिटी है इमिसिव पावर की। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इमिसिव पावर। और इमिसिविटी क्या है, कंपैरिजन है, ये रेशियो है किसका, किसी ऑब्जेक्ट के इमिसिव पावर और उसी शेप साइज टेम्परेचर के किसी ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर का ये रेशियो है। और रेडिएशन पावर क्या हो गया, इमिसिव पावर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेडिएशन पावर कहलाएगा। क्या ये सारे टर्म समझ में आए। यस जब सर। फिर से पूछेंगे इमिशन सर इमिसिव पावर है, इमिशन एक इवेंट है जिससे एसोसिएटेड एक क्वांटिटी, एक नया फिजिकल टर्म है इमिसिव पावर। इमिशन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, इमिशन एक इवेंट हुआ। इमिशन से एसोसिएटेड है इमिसिव पावर एक क्वांटिटी जिसके कैलकुलेट करने का वैल्यू है सिग्मा T टू द पावर 4। पावर वर्ड सबसे पहले आप कहाँ पढ़ते हैं, तो पावर कहते हैं वाट, इसका यूनिट जूल पर सेकेंड को कहते थे। ये पावर कहते हैं वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो वाट यूनिट कहां से आएगा, जूल पर सेकेंड या वाट जो होता है ये कब आएगा। तो बल्ब जब खरीद के लाते हैं तो उस पर लिखा रहता है 60 वाट 40 वाट, मतलब जब बल्ब ऑन करेंगे तो उससे जो एनर्जी आएगी वो 60 जूल पर सेकेंड आएगी। तो जब हम कोई ब्लॉक लिखते हैं देखते हैं टेम्परेचर T, तो इससे एनर्जी बाहर आएगा या नहीं आएगा, यदि आएगा तो कितना एनर्जी बाहर आएगा। तो आप कहते हैं एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया 1/a dq/dt, इसे कहते हैं इमिसिव पावर। और ये होता है, ये जो होता है इमिसिव पावर, इसमें इसका वैल्यू ई को लिखते हैं सिग्मा T टू द पावर 4। जनरल ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं ई सिग्मा T टू द पावर 4, ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा T टू द पावर 4। और यदि आपको लिखना है dq/dt, तो dq/dt क्या हो जाएगा, a इंटू, यदि ब्लैक बॉडी है a इंटू सिग्मा T टू द पावर 4, और यदि ब्लैक बॉडी नहीं होकर के वो कोई जनरल ऑब्जेक्ट है E a सिग्मा T टू द पावर 4। ये है रेडिएशन पावर, रेडिएशन पावर। और ये है इमिसिव पावर। इसके दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज कौन से हैं, एक है सिग्मा T टू द पावर 4 और एक है ई सिग्मा T टू द पावर 4। रेडिएशन पावर और इमिसिव पावर का आइडिया मिल गया। यस सर। अरे बालक, dq/dt को कहते हैं रेडिएशन पावर, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम को कहते हैं रेडिएशन पावर, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को कहते हैं इमिसिव पावर। चलो 10 बार बोलो तो, रेडिएशन पावर किसे कहते हैं, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। और इमिसिव पावर किसको कहते हैं, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को कहते हैं इमिसिव पावर। रेडिएशन पावर किसे कहते हैं, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम को कहते हैं। इमिसिव पावर किसको कहते हैं, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को कहते हैं। इमिशन किसको कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के भीतर जो एनर्जी, हीट एनर्जी बाहर निकलता है उसके भीतर से, उसे कहते हैं इमिशन। इमिशन एक इवेंट है। इमिसिविटी क्या है,
इमिसिविटी किसी ऑब्जेक्ट और उसी साइज शेप सरफेस फिनिश के ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर का रेशियो होता है। एग्जाम्पल देखिए फिर से इतना सुनने के बाद। ये ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस है a और टेम्परेचर है T, और दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका साइड है a, ये है स्फेयर और ये है क्यूब, इसका भी टेम्परेचर है T। आपको इन दोनों के इमिसिव पावर का रेशियो बताना है और इनके रेडिएशन जो बाहर आ रहा है रेडिएशन पावर का रेशियो बताना है। E1 बाई E2 क्या होगा? इमिसिव पावर का रेशियो, और रेडिएशन पावर का रेशियो बताना है dq बाई dt1 अपॉन dq बाई dt2, इनका रेशियो बताना है। सॉल्व करते वक्त कैसे काम करेंगे? E equals to sigma t to the power 4 implies that E1 by E2 equals to t to the power 4 by t to the power 4, that is 1। लेकिन जब आप बात करेंगे dq by dt तो वो हो जाता है a सिग्मा t to the power 4, तो रेशियो जो होगा dq by dt 1 अपॉन dq by dt 2, ये रेशियो कितना हो जाएगा? a1 by a2 4 पाई a स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई बाई 3 रेशियो। सर 6a स्क्वायर कहाँ से आया? क्यूब का सरफेस एरिया, ए स्क्वायर एक फेस का एरिया, 6 फेस होंगे तो 6a स्क्वायर, और 4 पाई a स्क्वायर स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया। तो जब इमिसिव पावर की बात करते हैं वो टेम्परेचर के फोर्स पावर पे डिपेंड करता है और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जिसे कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। लेकिन जब आप रेडिएशन पावर की बात करते हैं तो उसके साथ एक एरिया भी होता है, एरिया भी एसोसिएटेड होता है। तो बड़े ऑब्जेक्ट और छोटे ऑब्जेक्ट की बात करें तो इमिशन किससे ज्यादा होता होगा? रेडिएशन पावर किसका ज्यादा दिखता होगा? बड़े ऑब्जेक्ट का, क्योंकि एरिया बड़ा है, टेम्परेचर यदि सेम है दो ऑब्जेक्ट में तो। लेकिन जब इमिसिव पावर की बात करेंगे तो बड़ा हो या छोटा, टेम्परेचर यदि एक जैसा है इमिसिव पावर एक जैसा होगा। सर मेरे तो नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिए। एक टर्म है इमिशन, एक टर्म है इमिसिव पावर, एक टर्म है इमिसिविटी और एक टर्म है रेडिएशन पावर। अब आराम से सोचिए, यदि अंतर समझ में आने लगेगा तो काम बन जाएगा। फिर से मैं वापस लेते चलता हूँ, चेक करिए, जो नहीं पसंद आए बोलिए, मैं फिर से समझाऊंगा। ये एग्जांपल जिनके समझ में आ गए हैंड राइज करिए प्लीज। सिग्मा एक कांस्टेंट है और उसके सिग्मा जैसे थीटा होता है ना, जीवन में पहली बार थीटा मिला आपको, जीवन में पहली बार अल्फा बीटा गामा मिला आपको, जीवन में पहली बार ईटा मिलेगा आपको, जीवन में पहली बार म्यू मिलेगा आपको, जीवन में पहली बार ये यहाँ जो मिला उसे सिग्मा कहते हैं आप। इसे क्या पढ़ते हैं? हिंदी भाषा में लिखते हैं सौ इकार सी, गमला वाला ग और माँ, सिग्मा। आप या तो हिंदी में पढ़िए चाहे अंग्रेजी में पढ़िए, और सिंबल ये है क्या? ग्रीक अल्फाबेट है ये, ग्रीक अल्फाबेट। ऐसे सर्कल बनाते हैं और ऊपर एक सर के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं तो सिग्मा हुआ, और यही लाइन सर्किल बना के नीचे खींच देते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, रो, रो, इसे पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा को यहाँ पर क्या कहा जाता है? सिग्मा को कहा जाता है स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है आदित्य? क्या हमेशा काम पड़ता है? बोलो।
तो जब आपके इस डाटा का क्या बार बार यूज करते हो, हर एक दिन 4 बार? हाँ या ना बताओ। नो सर। तो इसके याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जामिनेशन पेपर में शुरू में लिखे रहते हैं उन सब के डाटा, इसलिए मुझे नहीं याद रहता। तुम्हें यदि काम पड़े तो किताब उठाओ, हिट ट्रांसफर में जाओ, वहां सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा, याद कर लेना, और एग्जामिनेशन पेपर पे भी ऊपर में वो डाटा लिखा रहेगा आपके। ठीक। और अभी जैसे मैंने क्वेश्चन पूछे, इसमें सिग्मा का क्या काम हुआ, तो रेशियो आने पे वो कट जाएगा, तो इसीलिए लिखता ही नहीं मैं। जब आपको पता है कि वो कटेगा ही, ई प्रोपोर्शनल है टी के, तो E1/2 T1⁴/T2⁴ बात समझ में आ गई? यस सर। ये क्वेश्चन इसमें 16 बच्चों ने हाथ उठाया कि समझ में आई है। और आपको यदि किसी को फिर से डाउट हो तो बताएं, यदि किसी को लग रहा है। नहीं हो रहा है सर। तो जिन बच्चों के समझ में आ गया, कोशिश करो हैंड रेज करने का, या बोल के बता दो कि हाँ समझ में आ गया। यस, तुषार, कुणाल, अर्पित। हाँ अपराजिता, बहुत बढ़िया। कुणाल, तुषार, यस, समझ में आया, हाँ या ना? सर बीच में आवाज कट गई थी, एक बार थोड़ा सा फिर से बता दो। अच्छा ठीक। इमिसिव पावर, इमिसिविटी, इमिशन और रेडिएशन पावर, इन नाम के साथ कंफर्टेबल हो गए? यस सर। बस उसी का यूज किया है। आगे बढ़ो, तुषार और यश, और आ ये गया। यश अग्रवाल आ गया सर। आ गया। तुषार, तुषार यस सर। समझ में आ गया या पूछना है कुछ? सर थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा आ गया। इमिसिव पावर का फॉर्मूला बोलो, अगले पेज पे मैं लिख रहा हूँ। इमिसिव पावर का फॉर्मूला, स्टीफेंस लॉ क्या कहता है? स्टीफेन एक आदमी है, इंसान, हाथ पैर वाला, और उसका एक लॉ है। बेचारा बड़ा मेहनती था, उसने लॉ दिया। उसने क्या बताया कि लोहे का एक गर्म टुकड़ा होगा जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का, उससे जो इमिशन आएगा, और जो टुकड़ा होगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड का, उससे जो इमिशन आएगा, उसमें कौन ज्यादा होगा? तुम भी बताओ, तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी ये पता है कौन ज्यादा होगा। 127 डिग्री वाले से ज्यादा आएगा या 27 डिग्री वाले से ज्यादा हीट आएगा बाहर? 127। बस, ये स्टीफन को पहले पता चल गया, आपसे थोड़ा पहले आया दुनिया में, तो उसी के नाम से ये जाना जाता है, आपके नाम से नहीं जाना जाएगा। और उसने क्या बताया कि ये जो एनर्जी यूनिट होता है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के 4th पावर। क्या बताया स्टीफेंस ने? किसके प्रोपोर्शनल होता है इमिशन का रेट, इमिसिव पावर का रेट? इमिसिव पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के 4th पावर के। इसका मतलब क्या हुआ? इमिशन जब देखेंगे, इमिसिव पावर E1/E2, तो क्या लिख सकते हैं आप? T1⁴ T2⁴ और ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिखा जाएगा, जब भी चाहेंगे ये केल्विन में लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप 273 ऐड करते हैं तो वो केल्विन में बदल जाता है। 127 + 273। सर ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपके सिलेबस में केल्विन ही डिफाइंड है, केल्विन को ही यूज करना है, वही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और कल आप लोग जब जो 7 से 8 में इवनिंग आवर्स में मिलेंगे वेडनेसडे को मुझसे, तो हम लोग ये यूनिट के बारे में चर्चा वहां करेंगे। पहला टॉपिक क्या बताया जाएगा? वो जो शुरू हो रहा है 2 एक्स्ट्रा क्लास वेडनेसडे और फ्राइडे को, मंडे वाला अभी नहीं, अभी वेडनेसडे और फ्राइडे जो इसमें हम मिल लेंगे इस महीने, उसमें हर एक दिन यूनिट एंड डायमेंशन, फिर वेक्टर और फिर कैलकुलस का चर्चा किया जाएगा। के केल्विन के लिए यूज करते हैं, डिग्री भी लिखना हो तो लिखो, मैं उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अब ये बताओ कि यहाँ तुम्हें इमिसिव पावर और स्टीफेंस लॉ थोड़ा थोड़ा समझ में आया? और जब भी कोई प्रपोर्शन का साइन मिलता है तो उसको किससे हटाते हैं? कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसे पढ़ते हैं सिग्मा, और इसको कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। ये कौन कहलाता है? इसे पढ़ते हैं सिग्मा या SIGMA, और ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, क्योंकि ये स्टीफेंस लॉ का कांस्टेंट है, स्टीफेंस कांस्टेंट। अच्छा एक बार फिर बताओ, ये ई है क्या? तो मैं बोल रहा हूं, तुम भी बोलो साथ साथ, इमिसिव पावर।
लेकिन सर ये इमिसिव पावर क्या है, ये क्या है? तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब ई किसके बराबर लिखोगे? एक तो एनर्जी डीक्यू कहते हो, डीक्यू बाई डी टी 1/a। डीक्यू बाई डी टी को अलग से हम रेडिएशन पावर कहते हैं। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम को मैथमेटिकली लिखते हैं डीक्यू बाई डी टी। कैलकुलस पढ़ेंगे ना अभी हम आगे, तो उसमें और बेहतर ये सिंबल पसंद आएगा हमें। और 1/a क्या हो गया? पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप फिर से लिख सकते हैं ई बराबर क्या? 1/a, ये सरफेस एरिया है, और साथ में dq बाई dt। और ये किसके बराबर होगा? सिग्मा t टू दी पावर 4 के बराबर होगा। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है स्टीफेंस लॉ में आपके पास। इसके बाद हमारे सामने यदि कोई ये पूछ दे कि एक ऑब्जेक्ट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक ऑब्जेक्ट है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों के इमिशन पावर का रेशियो बताओ। आपको तो तुरंत दिख जाएगा कि ये 0 होगा। फाइंड ये स्फीयर 1, स्फीयर 2, फाइंड रेशियो ऑफ इमिसिव पावर। अब बताओ तो इमिसिव पावर का रेशियो कितना? E1 बाई E2 कितना? सिग्मा 0 टू दी पावर 4 अपॉन सिग्मा 27 टू दी पावर 4 लिख के 0 कर दूं? सोच के बताओ तो। नो सर, केल्विन में कन्वर्ट। नो सर, केल्विन। तो क्या लिखना पड़ेगा? E1 बाई E2 इक्वल्स टू 0 प्लस 273 टू दी पावर 4 अपॉन 27 प्लस 273 टू दी पावर 4, 273 बाई 3 बाई 300 टू दी पावर 4। क्या ये समझ में आ गया? यस Yes. सर। एक ऑब्जेक्ट है सर फिर उसे सिंप्लीफाई करके नहीं लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आता है? यस सर। तो कर लेना ना, मुझसे क्यों पूछते हो हैं? एक ए रेडियस का है और एक 2a रेडियस का है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और ये भी सॉलिड स्फीयर। आदित्य बालक, सारे के सारे जो एलिमेंट यूज होंगे ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूज होंगे। और तुम जल्दी बताओ तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो कि मैं क्यों यूज करेंगे? अब पूछो मुझसे, सर कैलोरीमेट्री में क्यों नहीं यूज किया? के पूछो, बोल के पूछो। क्यों नहीं किया सर? चलो बताओ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में डिफरेंस कितना है? सर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में ले जाके डिफरेंस लो। सर 10 डिग्री केल्विन। तो तब जब तुम डेल्टा थीटा यूज करोगे, तो डेल्टा थीटा का जो न्यूमेरिक पार्ट आएगा, वो जब तुम डिग्री सेंटीग्रेड में ले रह करके डिफरेंस ले लो तब, या उसको केल्विन में ले जाके डिफरेंस लो तब, दोनों में एक ही जैसा आया या नहीं आया न्यूमेरिक पार्ट? यस सर, आया। तो इसीलिए जब डेल्टा थीटा कहीं होगा तो केल्विन में ले जाने का कोई फायदा नहीं मिलता। वो डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड वाले का डिफरेंस ले लोगे तो वही डाटा न्यूमेरिक आएगा जो केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद, डिफरेंस लेने के बाद आता है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो पूरे फिजिक्स में जहां भी चेंज इन टेम्परेचर है, वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो तब भी और केल्विन में हो तब भी एक ही रिजल्ट देगा न्यूमेरिकली। लेकिन यदि एक ही जगह एक ही बार टी है, T², T³ T4 या T, डिफरेंस नहीं है, तो मुझे वो केल्विन में ले जाके ही कैलकुलेशन करना है। अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। यदि नहीं ले गए केल्विन में तो गया, नेगेटिव में नंबर आएगा, गारंटी मेरी। पोटेंशियल डिफरेंस केल्विन में ले जाते हो बेवकूफ। पोटेंशियल डिफरेंस यदि इलेक्ट्रिक करंट वाला पूछ रहे हो तो वोल्ट में होता है, उसमें केल्विन कहां से आएगा? टेम्परेचर डिफरेंस कहीं भी लिख रहे हो ना, तो केल्विन में हो या डिग्री सेंटीग्रेड में हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है,
ओके यस सर। यहां चेक करिए, ये है ऑब्जेक्ट, एक आर रेडियस का स्फीयर, और इसका टेम्परेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा ऑब्जेक्ट है 2r रेडियस का स्फीयर, 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों के इमिसिव पावर का रेशियो बताओ, किसका इमिसिव पावर ज्यादा होगा और किसका कम? जल्दी बोलो, स्फीयर 1 या स्फीयर 2? दोनों ब्लैक बॉडी हैं, किसका इमिसिव पावर ज्यादा होगा? सेम। सर दोनों की बराबर होगी। बहुत बढ़िया, इमिसिव पावर के साइज से कोई लेना देना नहीं है। E इक्वल्स टू लिखते हैं सिग्मा टी टू दी पावर 4। आपको लिखना होगा E1 बाई E2, तो ये हो जाएगा सिग्मा टी टू दी पावर 4 अपॉन सिग्मा टी टू दी पावर 4। ये हो गया 1, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर एक जैसे हैं, टेम्परेचर दोनों के एक जैसे हैं, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तो सेम होना ही था। लेकिन यदि इनके इमिसिव रेडिएशन पावर का रेशियो पूछूं, तो किसका ज्यादा किसका कम? सर 1:4 में है। परफेक्ट। तो रेडिएशन पावर की जब बात करूंगा, dq बाई dt, ये क्या होता है? ए सिग्मा, ए सिग्मा के ए सिग्मा टी टू दी पावर 4, ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी टू दी पावर 4। तो यदि इनका रेशियो पूछूंगा, dq बाई dt 1 अपॉन dq बाई dt 2, तो जो कांस्टेंट है उन्हें छोड़ दो, r1 बाई r2 स्क्वायर t1 बाई t2 टू दी पावर 4। यदि t भी सेम है तो ये भी छोड़ दो, तो बचा कौन? r बाई 2r का स्क्वायर 1 बाई 4, ये भी हो गया 1। ये क्या है? रेशियो ऑफ रेडिएशन पावर, रेशियो ऑफ रेडिएशन पावर ये जिन जिन के समझ में आ गया हैंड राइज करो तो। सर आ गया। सर आ क्या, बच्चे हैंड रेज नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया कीर्ति। अपराजित ओके, ये सर आगे समझ। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, हमने ये तो समझ लिया। अब एक बार इस बात को फिर से देखते हैं, जो पिछले टर्न पे एग्जाम्पल था या उससे पहले कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के साथ यही पिछला वाला एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। ये आर रेडियस का है, हीट टेम्परेचर पे, इसको पहले कन्वर्ट कर दिया, दो कोनों में, और इनका भी टेम्परेचर टी है। तो यहां से जो आ रहा है ई, और यहां से जो आएगा ई डैश और ई डैश, तो पहले जो ई था और बाद में जो ई डैश प्लस ई डैश है, इनका रेशियो बताना है आपको। कन्वर्टेड इन टू इक्वल स्फीयर, ये स्फीयर है, और उनके भी टेम्परेचर सेम रखेगा। और तब रेशियो पूछा गया कि टोटल इमिसिव पावर पहले और टोटल इमिसिव पावर बाद में जो होगा उनका रेशियो बताओ। सर 1। तो
तो पहले तो हमारा काम होगा कि आर डैश पता करें, या आर आपको डैश कहने में कंफ्यूजन हो, पहले इनको कैपिटल आर कह देते हैं और बाद में स्मॉल आर कर देते हैं। बाय सॉल्व करते वक्त बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन, ये कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बाद वाला कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे दो हैं, कितना हो जाएगा r इक्वल्स टू r इंटू 2⁻⁴ पहला रिलेशन ये आया। और अब आप लिख रहे हो रेशियो e बाई ई डैश प्लस ई डैश, ई बाई एक गोले को दो गोलों में बदलोगे तो क्या मास कंजर्वेशन कह दूं तो पसंद आएगा? और मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी तो सेम ही है, थोड़े ना बदल जाएगा। लोहे का सॉलिड स्फीयर है और उसको दो सॉलिड स्फीयर में आपने कन्वर्ट किया, ना तो मटेरियल बदला तो डेंसिटी नहीं बदलेगा, मास तो बदलेगा नहीं टोटल। तो टोटल मास का मतलब क्या, दो गोलों का जो बाद वाले गोले का मास है और वो जो शुरू वाले गोले हैं उनके मास वो बराबर होने चाहिए। मतलब दो गोलों का जो टोटल वॉल्यूम है और ये जो है वॉल्यूम वो बराबर होना चाहिए। क्या ये वॉल्यूम या मास कंजर्वेशन समझ में आया? हाँ या ना बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। ई का वैल्यू लिख रहे हैं, ई का वैल्यू लिख रहे हैं सिग्मा टी टू द पावर 4, टी सेम कहा गया है ट्वाइस। ओहो, और अरे इसमें आर में जाना ही नहीं पड़ता, एमएससी पावर में मैं ज्यादा उत्साहित हो गया। यस सर, वो तो एब्जॉर्प्शन, हाँ ये रेडिएशन पावर में होगा, इसमें रेडिएशन। कोई काम नहीं है। हाँ इसमें कोई काम नहीं है, ये 1/2 आ गया, इसमें तो सीधा सीधा 1/2 आ गया। आपने जो कहा यदि 1/2 तो वो सही था। एक्सक्यूज मी सर, मेरे को डाउट है सर, इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम मास कंजर्वेशन करा ही क्यों है? क्योंकि इमिसिव पावर तो डिपेंड ही नहीं करता उसके ऊपर। हाँ इसलिए मैंने बाद में कहा कि इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं थी, लेकिन साथ ही यदि एक क्वेश्चन और यहाँ रहता, एक क्वेश्चन और ये रहता dq/dt1 अपॉन dq/dt2 प्लस dq/dt2, तब क्या करते आप? सर तब ये वाला लगा देते कि हाँ तब काम पड़ता, तब आपके पास उसकी आवश्यकता होती। तो पहले वाले का काम तो यहीं से हो गया, और दूसरे वाले का काम कैसे चलता ध्यान से देखिए, dq/dt1 अपॉन ट्वाइस dq/dt2, ट्वाइस इसलिए क्योंकि दो थे, ये हो जाता ए सिग्मा टी टू द पावर 2 टू ए डैश सिग्मा टी टू द पावर 4, सिग्मा टी टू द पावर 4 तो एक जैसा हो जाएगा। ए का वैल्यू 4πr², और नीचे वाले का वैल्यू हो जाता 2 इंटू 4π कैपिटल आर अपॉन 2 टू द पावर 1/3, और उसका स्क्वायर, अजीब सा एक्सप्रेशन आता। वो रेशियो कितना आ जाता, वो सेकंड वाला रेशियो हम लिखते तो वो आ जा रहा था 1/2 इंटू 2 टू द पावर 2/3, और ये हो जाता 1/2, 1 माइनस 2/3, 1/2 टू द पावर 1/3। बड़ा गंदा सा कैलकुलेशन।
पेज चेंज करूं? नो सर, एक मिनट। यस सर, अब कर दो। यहाँ देखिए, यदि आपसे ये कहा जाता है कि एक ये सॉलिड स्फीयर है आर रेडियस का, मास है इसका m, इमिसिविटी है E, स्पेसिफिक हीट है S, टेम्परेचर है T, और रूम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें रूम में, सराउंडिंग्स में, दैट इज T नॉट लेस देन T। यहाँ पहले कंसेप्ट को रिवाइज कर देता हूं, फिर एग्जांपल। यदि आपसे कहा जाता है ये जो यहाँ दो चीजें हो रही होंगी, हीट बाहर भी आ रहा होगा और हीट भीतर भी जा रहा होगा, तो चूंकि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम है, इसका मतलब है ज्यादा इमिट होगा और एब्जॉर्ब कम होगा। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब dq बाई dt जो लॉस हम लिखना चाहते हैं, तो याद करो E क्या लिखते थे, 1/a dq बाई dt, या E लिखते थे E सिग्मा t टू दी पावर 4, 1/a dq बाई dt ये हो जाता था E सिग्मा t टू दी पावर 4। तो dq बाई dt क्या हो जाता था, ये E सिग्मा t टू दी पावर 4। तो ये बाहर जाने वाला कौन, ए ई सिग्मा टी टू दी पावर 4, और भीतर आने वाला कौन, टी नॉट टू दी पावर 4। तो ये माइनस कर लेते थे। तो यदि मुझे रेट ऑफ लॉस लिखना हो एनर्जी का, तो ए ई सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। और यदि मुझे रेट ऑफ कूलिंग लिखना हो, तो डी क्यू को लिख देते थे एम एस डी टी, और बाई डी टी मॉड ले लो, प्लस माइनस भूल जाओ। इसको रेट ऑफ कूलिंग तो कहेंगे नहीं। अभी आप dq बाई dt को ही आपने लिखा, मान लो जो लेफ्ट साइड है ना, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी dq बाई dt लॉस, तो dq के बदले क्या लिख दिया, ms dt, और बाई dt मॉड लिया प्लस माइनस के लफड़े से बचने के लिए। और राइट साइड में क्या लिख रहे हो आप, e a सिग्मा t टू द पावर 4 माइनस t नॉट टू द पावर 4। तो यहां से आपको पता चल गया dt बाई dt e a सिग्मा t टू द पावर 4 माइनस t नॉट टू द पावर 4 अपॉन ms। ये जो dt बाई dt है, ये dt बाई dt को हम क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर के कम होने की रेट ऑफ कूलिंग। अब रेट ऑफ कूलिंग किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इमिसिविटी पे, एरिया पे, सिग्मा पे, टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, मास ऑफ द ब्लॉक, और स्पेसिफिक हीट ऑफ द ब्लॉक।
बाप रे, इतना कौन सा टर्म, कौन कौन इतने टर्म याद रख पाएंगे? कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ई ए सिग्मा बाई एम एस इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। एक बार फिर से समझिए, छूट गया लिखना, घबराइएगा नहीं, यहाँ देखते हुए उसमें से ढूंढ लीजिए। रेडियस आर, मास एम, टेम्परेचर टी, एमिसिविटी ई, स्पेसिफिक हीट एस, यहाँ से, और रूम का टेम्परेचर टी नॉट लेस देन टी। यहाँ से बाहर आएगा हीट और यहाँ से भीतर आएगा हीट। आप स्टीफेंस लॉ जानते हैं जनरल ऑब्जेक्ट के लिए, ई सिग्मा टी टू द पावर 4। ई होता है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, dq by dt पर यूनिट एरिया 1/a, ई सिग्मा टी टू द पावर 4। तो dq by dt आप लिखना जानते हैं, ई सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू ए। तो ये आने वाला होगा ई सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू ए, टी नॉट टू द पावर 4, और ई के बदले ए होता है, लेकिन ए और ई बराबर होता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो ई सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 इंटू ए, और बाहर आने वाला क्या हो जाएगा, ई सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू ए। तो नेट लॉस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये कितना हो गया, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 ज्यादा होगा, टी नॉट टू द पावर 4 कम होगा, तो सब्सट्रैक्ट कर लिया। सर ऐसे मत किया करो, एक लाइन में सब लिख देते हो, गड़बड़ हो जाता है। दूसरा भी लिखो, अलग लिखो, अलग अलग लिखो। ई सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4। तो ये जो है डी क्यू बाई डी टी, जिसे आप कह रहे हो लॉस, ये कितना हो गया, ई ए सिग्मा तो कॉमन आ गया, टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। और डी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, एम एस डी टी बाई डी टी, प्लस माइनस भूल जाओ, ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। अब डी टी बाई डी टी को रख लिया मॉड में, बाकी एम एस को राइट साइड भेज दिया, ई ए सिग्मा बाई एम एस टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। और इससे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ कूलिंग, ई सिग्मा एस स्पेसिफिक हीट ए बाई एम टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। बहुत रहस्य की बात है, डी क्यू जो होता है ना, छोटा सा हीट बाहर आना, वो लिखते हैं एम एस डी टी। तो डी क्यू के बदले क्या लिख दिया है, धीरे से देखो, और नीचे वाला डी टी एज इट इज नीचे बैठा हुआ है। ओके सर। बहुत टफ है ना। राइट साइड वाला पसंद आ गया है, राइट साइड वाला इक्वल्स टू के, पसंद तो वो भी नहीं आता होगा। कोने में जो ये लिखा है वो समझ में आया, समझ में ना भी आया तो कम से कम 25 बार तुम देख चुके हो 3 दिनों, कम से कम ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ कभी कभी देखा था इनको। चलो, अब रेट ऑफ कूलिंग। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तुमसे मैं पूछूंगा और तुम इसको सोचोगे नहीं, और नहीं सोचोगे तो गलत जवाब तुरंत दोगे, उछल के दोगे। देखो, 2 ब्लॉक हैं एक जैसे टेम्परेचर के, एक का रेडियस आर और दूसरे का रेडियस 2r। मैंने क्या कहा, सेम सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश मतलब E1 बराबर E2, इमिसिविटी सेम। मैंने कहा सेम मटेरियल, यदि सेम मटेरियल है तो स्पेसिफिक हीट सेम हो गया अपने आप, बिना अकल लगाए। सोच लो, रूम जो है, रूम का टेम्परेचर है T/3। तुम कहोगे कि नहीं सर ऐसा टेम्परेचर मत लिखो, रूम टेम्परेचर T0 है लेस देन T। अब बताओ,
रेट ऑफ कूलिंग किस गोले का ज्यादा होगा? तुम उत्तर बोलो, स्फीयर 1 या स्फीयर 2? रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा? स्फीयर 1, स्फीयर 2? कौन तेजी से ठंडा हो रहा होगा इस मोमेंट पे? स्फीयर 1। स्फीयर 2। दो आंसर आए, स्फीयर 1, स्फीयर 2। जिन लोगों को स्फीयर 1 ज्यादा तेजी से ठंडा होते दिख रहा है वो हैंड राइज करें। सर एक मिनट कर। जिन बच्चों को स्फीयर 2 ज्यादा तेजी से ठंडा होते दिख रहा हो वो हैंड राइज करें। चलिए, रेट ऑफ कूलिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ कूलिंग के लिए बड़ी मेहनत से हम लोगों ने देखा, ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 अपॉन एम इंटू एस। क्या क्या सेम है? ई सेम है, एस सेम है, सिग्मा यूनिवर्सल कांस्टेंट एरिया के अलावा सब सेम है। तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल ए बाई एम। ए बाय एम मास थोड़ी दिया हुआ है। और यदि ये प्रोपोर्शनल हो गया ए बाई एम, तो ए बाई एम देखो क्या लिखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी डी। ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया? किसके प्रोपोर्शनल हो गया? डी बाय डी आर। किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 1 अपॉन रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू ए बाई एम और दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। इसका मतलब क्या हुआ? जो गोला बड़ा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा। अरे सर ये तो लफड़ा हो गया, मैं तो जानता हूं जिसका गोला, जो गोला बड़ा है वो उसमें से ज्यादा एनर्जी बाहर आ गया, वो तो तेजी से ठंडा हो गया। सारा डेरिवेशन तो तुम्हारे सामने है, केवल एरिया पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है। मास पे भी ये डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आई? यस सर। सर वो डी क्या है? कौन सा क्या है? सर जो आपने लास्ट लाइन में डी लिखा है सर 4 अच्छा, पाई। मास कैसे सोचते हैं आप लोग? कोई आप फॉर्मूला बताइए तो। मास इक्वल्स टू क्या लिखना जानते हैं? अरे मास बराबर कुछ तो होता होगा, बचपन में पढ़ा होगा। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ, तो डी डेंसिटी होता होगा। सेम मटेरियल है तो डेंसिटी सेम होगा, तो रेशियो में वो नहीं आएगा। जो कांस्टेंट रहता है उसे छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? नहीं सर। अरे आ यार, गई सर। डी है डेंसिटी। यदि डेंसिटी को डिवाइड भी दो ऑब्जेक्टों में करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे लोहे का है, तो डेंसिटी बचेगा या कैंसिल हो जाएगा? देखो एक चीज सिखाता हूँ, प्रपोर्शन जब लिखते हैं ना तो ध्यान से देखो, यहाँ क्या क्या नहीं आएगा प्रपोर्शन में, पहले उसके लिए चर्चा कर लो। क्या 4 पाई कट गया, आर यदि पावर हट गया एक आर, ये 3 ऊपर रहेगा, आर और डी नीचे, तो यहाँ आपके सामने क्या आ गया है? 3 अपॉन आर डी। यही आया ना? इसको प्रपोर्शन में 1 बाई आर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 और डी कांस्टेंट है, डी दोनों ऑब्जेक्ट का सेम है, तो जब 2 बार लिख के ये डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। केवल आर जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, आर और 2 आर है। हाँ सर वो ठीक है, बट हमने वैसे डी लिखा क्यों था यहाँ पे? हे राम, अरे बचपन में पढ़ा है। देखो रेड कलर से ऊपर लिख रहा हूँ, एम क्या है? मास। और वो बचपन में पढ़ाया जाता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम स्फीयर का वो भी बचपन में पढ़ते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। और इंसान आलसी होता है,
तो डेंसिटी के बदले डी लिख देता है कभी कभी। अब बताओ ठीक है सर। एम के बदले मैंने क्या लिखा है, 4/3πr³ इंटू डी। इसमें बड़ा कष्ट है, नो सर। सोच लो और एक बार। आप नहीं तो बड़ा सा डेंसिटी लिख दो, डी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप आलस में मत आओ। मैं तो आलस में आ गया, और आपसे मैंने कहा कि दो चीजें नीचे है तो उनको कोशिश तो करो कि क्या हो सकती हैं दो चीजें। तो मास बराबर बचपन में पढ़ाया जाता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास 4/3πr³ थोड़े ना होगा, मास 4/3πr³ तो नहीं होगा, तो मास कैसे लिखेंगे आप? तो 4/3πr³ वॉल्यूम हुआ, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब यहां पर मैंने चेक किया कि ये तो कांस्टेंट वाले तो सारे हट गए, ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया? ये प्रोपोर्शनल आ गया 1/r के। अब यदि कोई मुझसे कहे कौन ज्यादा तेजी से कूल होगा, तो जिसका आर कम है वो तेजी से कूल होगा। अब इसका फील मैं दिलवाता हूं आपको। आपने घर में देखा कि दाल बनाई गई एक बर्तन में 6, 7 या 10 लोगों के लिए, और उस दाल में से एक कटोरा दाल लेके अलग से आपने रख दिया। दोनों को छोड़ दो एक ही कमरे में, तो क्या लगता है वो 10 लोगों के लिए जो दाल रखी गई है वो, और एक पर्सन के लिए जो दाल आपने बाटी में अलग से रख दिया, दोनों में से कौन ज्यादा देर गर्म रहेगा? ज्यादा अमाउंट या कम अमाउंट वाला? सर ज्यादा अमाउंट। ज्यादा। तो यहाँ पर इस हिसाब से सोचोगे तो याद रहेगा, ये जो दोनों एक जैसे टेम्परेचर में है, बड़ा गोला और छोटा गोला, ठंडे तो दोनों हो रहे होंगे, लेकिन ज्यादा देर तक कौन अपनी गर्मी को बचा के रख पाएगा? जिसके ठंडे होने का रेट कम हो। तो जिसका रेडियस बड़ा है उसके ठंडे होने का रेट कम होगा, वो ज्यादा देर तक अपनी गर्मी को बचा के रख पाएगा। क्या इस आइडिया को ऐसे याद रख सकते हैं? यस सर। मैथमेटिकली यदि आप देखना चाहें तो घबराएं नहीं। मैथमेटिकली आप देखना चाहें तो ये डेरिवेशन जो है ना, इस डेरिवेशन में एक पॉइंट आपके पास जो आया, ये गोला था टी, एटमॉस्फेयर वाला T0, ये बाहर आया और ये भीतर। तो यहाँ पर जो लॉस था dq/dt, जो लॉस के लिए आप देख रहे थे, वो लॉस था E A सिग्मा T⁴ बाहर जाने वाला, E A सिग्मा T⁻⁴ भीतर आने वाला। dq के बदले आपने क्या लिख दिया? ms dt बाई नीचे dt आया है, और ये कितना आया? E A सिग्मा ब्रैकेट में आ गया T⁴ - T⁻⁴। ms को आप बीच लेते आए लेफ्ट साइड, ms को लेते आए लेफ्ट साइड, तो E सिग्मा T⁴ - T⁻⁴, ये तो कॉमन है, और बगल प्रोडक्ट में आ गया A/m, ये s भी कांस्टेंट है। तो अब यहाँ प्रपोर्शन जब देखेंगे तो ये आएगा A/m, और जब ये प्रपोर्शन में देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/r, क्योंकि ए में एरिया में r का स्क्वायर मिलेगा, और मास में वॉल्यूम होगा जहां r का क्यूब मिलेगा। तो ये जो प्रपोर्शन में आप देखेंगे वो 1/r हो जाएगा। और ये dt/dt, डी कैपिटल T बाई स्मॉल t, यही क्या है? ये डी कैपिटल T बाई स्मॉल t जो है वही है रेट ऑफ कूलिंग। तो सर ये बार बार क्यों लिख रहे हो? एक ही चीज 25 बार लिख रहे हो? अरे बहुत के तो 50 बार लिख के समझ में आता है, और बहुत तो लिख भी नहीं पाते हैं। आप यदि लिख ही लेते हैं, अच्छा बाहर जाने वाला टोटल एनर्जी का रेट तो E A सिग्मा और टेम्परेचर T⁴, भीतर आने वाला E A, आप कहोगे नहीं सर वो तो ये एब्जॉर्प्टिविटी से मल्टीप्लाई करते थे, A सिग्मा T⁻⁴, लेकिन A और E बराबर होता है। इसी को आप लिख सकते हैं जिसे किरचॉफ्स आइडेंटिटी कहते हैं, E A सिग्मा T⁻⁴। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लॉस होगा, उस लॉस में dq को ms डी कैपिटल T लिख सकते हैं, और dt/dt को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। अब ये जो लाइन आपका आता है ना, रेट ऑफ कूलिंग, ये मैं बार बार ला रहा हूं आपके सामने। तो ये जो रेट ऑफ कूलिंग आ रहा है, जिसको हम लोग कह दे रहे हैं, माइनस से आपको कई बच्चों को कष्ट था ना, तो मैंने उसे हटा दिया है, मॉड ले लिया है। dt/dt रेट ऑफ कूलिंग, ये कितना आ रहा है? E A सिग्मा बाई ms T⁴ - T⁻⁴। लेकिन जब when T is very close to T0,
तो आप रेट ऑफ कूलिंग को कैसे लिख देते हैं? ई ए सिग्मा बाई एम एस टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर टी प्लस टी नॉट टी माइनस टी नॉट। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से यहाँ तक आ गए, और टी नॉट बहुत नजदीक हैं, तो इसको मैं बराबर नहीं लिखूंगा, लगभग बराबर लिखूंगा। ई ए सिग्मा बाई एम एस टी नॉट टू द पावर 4 प्लस टी नॉट टू द पावर 4 टी नॉट प्लस टी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। अगले में मत कर दीजिएगा जरा उत्साह में आके। ये जो है रेट ऑफ कूलिंग, अब देख रहे हैं ये किसके बराबर हो गया? 4 टी नॉट क्यूब, ये सॉरी स्क्वायर था, 4 टी नॉट क्यूब ई ए सिग्मा बाई एम एस। ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट का हो तो ये कांस्टेंट टी माइनस टी नॉट, और यहीं से आ गया रेट ऑफ कूलिंग किसके प्रोपोर्शनल हो गया? तो रेट ऑफ कूलिंग जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया टी माइनस टी नॉट के, ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर डिफरेंस के। और इस आइडिया को, ये जो लास्ट लाइन आया है, उसे कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सर इसमें when T and T नॉट आर वेरी क्लोज, तो इनका फायदा कैसे? अगर वेरी क्लोज ना भी होते तो फिर भी तो ऐसे हो जाता। यदि ना होते तो फिर आपको ये यूज करना पड़ता। इस क्या पूछना चाहते हैं? टी और टी नॉट वेरी क्लोज नहीं हुआ तो? नहीं सर, यदि नहीं, मतलब सर इसका मतलब क्या है सर? when T and T नॉट से मतलब रूम टेम्परेचर और जो उसका टेम्परेचर काफी अच्छा जब मुझे ये बताओ टी और टी नॉट को यदि आप एक जैसे नहीं मानेंगे तो क्या इसको आप लिख सकते हैं 2 टी नॉट स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 2 टी नॉट? नहीं लिख पाएंगे, yes, पक्का ना? फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। क्या फोर्थ पावर में काम करना हमेशा आसान है? नो सर। उस अप्रोक्सीमेशन के लिए इसलिए यहाँ पहुंचा गया है। कहाँ पहुंचा गया है? कि वो 4 टी नॉट क्यूब हो जाए, जिससे कि वो कांस्टेंट में ले लूं, क्योंकि रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। एक कप चाय मैं इस कमरे में लाके रख दूं तो रूम का टेम्परेचर थोड़े ना बदल जाएगा, बहुत गर्मी हो गई क्योंकि मैंने टेबल पे चाय रख दिया, ऐसा थोड़े ना होता है। तो हम क्या कहेंगे कि यदि कमरे में चाय मैंने लाके रख दी तो कमरे का टेम्परेचर तो कांस्टेंट जैसा है, तो 4 टी नॉट क्यूब को कांस्टेंट में हम कंसीडर कर सकते हैं, ई ए सिग्मा बाई एम एस। और जो नहीं कांस्टेंट है वो है टी माइनस टी नॉट। टी माइनस टी नॉट बदलने वाला है, तो टेम्परेचर का जो कम होने का रेट होगा वो टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। न्यूटन ने ऐसा कहा, और स्टीफेंस के लॉ से हम वहां लगभग में पहुंच गए। न्यूटन के आइडिया एग्जैक्ट तो नहीं है, लगभग में हम पहुंच गए, अप्रोक्सीमेशन में। ओके सर। तो आप अप्रोक्सीमेशन का आइडिया जो समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है रेट ऑफ फ्लोइंग न्यूटन के, वो भी बहुत से बच्चों को याद रहता है, ई ए सिग्मा 4 टी नॉट क्यूब बाई एम एस, और साथ में है टी माइनस टी नॉट। तो इसको हम लोग जब कहते हैं ना कि इतना लिखने में तो आलस आएगा, तो हम लोग यहाँ एक कांस्टेंट के कह देते हैं। या न्यूटन ने क्या किया, उसने प्रोपोर्शन में काम किया। उसने कहा रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। प्रोपोर्शन में के का काम ही नहीं पड़ेगा। और तब जो हम इसका यूज कर रहे थे उसका एवरेज फॉर्म हमने यूज किया है पिछले टर्म पे। ये है इट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग। इट इज कॉल्ड Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. It is called Newton's law of cooling. तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कल 3:30 से 6:30 एग्जाम दे दीजिएगा, और 7 से 8 यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है हम। सर एक डाउट है। बोलो सर एक डाउट है कि किस वाले कनेक्शन में हीट ज्यादा तेज ट्रांसफर होगा, पैरेलल कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में? मुझे तो नहीं पता। 6 ओम और 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव सीरीज में कितना होता है? 9। और पैरेलल में कितना होता है? 1/6 + 1/3। सम करके बोलो टोटल।
6 और 3 सर 2 पैरेलल में कितना आया? 2 2। तो किस केस में रेजिस्टेंस कम हो गया, सीरीज में या पैरेलल में? सर पैरेलल। तो जिस केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट फ्लो ज्यादा होगा, करंट फ्लो ज्यादा होगा, चार्ज फ्लो ज्यादा होगा। ओके सर। सर कल के पेपर में क्वेश्चन सेम तो नहीं होंगे ना? जिन लोगों के पेपर देने में परेशानी हुई है हाँ उनके परेशानी केवल ये थी सबमिट नहीं कर पाए, यही ना? यस सर। तो यस कल सर। वाला पेपर आप सबमिट कर सकते हैं, सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, टेंशन ना लो, एग्जाम दे दो। ठीक है। ठीक है सर।